In the previous section, you have seen how to the Neolithic way of life that emerged around the 7000 BCE at the Mehergarh, in the foothills of Balochistan, spread in the middle and the upper Indus Valley as the further east. बोल रहा है कि इन द प्रीवियस सेक्शन में हम लोग पढ़ चुके थे कि नियोलिथिक वे जो है, नियोलिथिक स्टाइल जो थी, लोगों के रहने का जो तरीका धीरे धीरे परिवर्तित होते चला गया था। लोग हंटर और गैदर से एग्रीकल्चर बनने चले गए थे। इसका साक्ष्य करीब 7000 वर्ष पूर्व, 7000 BCE वर्ष पूर्व हमें मिल चुका था। और कहाँ मिला था? तो मेहरगढ़ में और फुटहिल्स ऑफ बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान का एक हिस्सा है, वहाँ पर हमें नियोलिथिक वे के जो प्रूफ मिलना शुरू हो गए थे। और इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि इनकी ये जो कल्चर्स थे, ये धीरे धीरे स्प्रेड करके फैल गए मिडिल एंड अपर इंडस वैली, यानी कि इंडस वैली के ऊपर और नीचे इंडस वैली के सेक्टर में। और इतना ही नहीं, फर्दर टू द ईस्ट, यानी कि ईस्ट यानी कि पूर्वी दिशा की और पूर्व दिशा की तरफ भी इनका विस्तार हो चुका था। जो वर्तमान में आज पाकिस्तान है, उसके बाद धीरे धीरे ये हिंदुस्तान की तरफ भी इनका विकास धीरे धीरे हो चुका था। सम ऑफ दिस सेटलमेंट द मास्टर्स द एक्सक्रेशन ऑफ कॉपर। बोला ये जो लोग थे, ये जो सेटल्ड लोग थे, जो सेटलमेंट इन लोगों ने किया था, जो इंडस वैली के आसपास के जो लोग रहा करते थे, सिंधु सरस्वती रिवर के आसपास जो लोग रहा करते थे, ये कॉपर को निकालने में इन्होंने मास्टर कर रखा था। यानी क्या कह सकते हो कि इन्हें कॉपर के एक्सक्रेशन में इन्होंने विशेष प्रकार की दक्षता हासिल कर ली थी। ये आसानी से कॉपर को निकाल सकते थे। इनके ओर से कॉपर को, प्योर कॉपर को अलग कर सकते थे। और इनके इसी इसी खूबी के कारण यहाँ से इस पूरे जो पाषाण युग था वो धीरे धीरे खत्म हो गया और मेटेलिक युग में, कैल्कोलिथिक एज में पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया। कह सकते हो कि जो हमारा जो लिथिक एज था, नियोलिथिक एज था, जो पाषाणिक काल जो चल रहा था, वो खत्म होके अब मेटेलिक काल में हम लोग चले आए थे। और सबसे पहले मेटेलिक काल हमारा अगर चला था कैल्कोलिथिक काल, जो करीब करीब 4000 वर्ष पूर्व था। कहा जाता है कि जो लोग सिंधु सरस्वती रिवर के पास रहे हैं करीब 4000 वर्ष पहले, उन्हें कॉपर का निकालने, कॉपर के एक्सक्रेशन में, या कह सकते हो कि कॉपर को निकालना, और से कॉपर को निकालना इन्हें अच्छी तरह से आता था। और इसका प्रमाण करीब 4000 वर्ष पहले हम लोग को मिल चुका है। और इसी को ही स्टार्टिंग फेस माना जा सकता था कैल्कोलिथिक एज का, यानी कि ताम्र पाषाण कालीन युग की शुरुआत मानी गई। ताम्र पाषाण कालीन युग की शुरुआत मानी गई, जब लोग कॉपर को उसके ओर से अलग करके उनकी धातु या उनके बर्तन, के टूल्स बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ? इन द सब कॉन्टिनेंट मेकिंग द मार्क बिगिनिंग ऑफ द ब्रोंज एज। और जैसे ही कॉपर इन लोगों ने अलग कर दिया, इसके जस्ट तुरंत बाद ही हम लोगों ने इस पूरे ताम्र पाषाण कालीन युग को कांस्य युगीन में बदल दिया। कांस्य युगीन इसलिए क्योंकि कॉपर के निकालने के बाद उन्होंने ब्रोंज को भी निकालना सीख लिया था। कांसे बनाने का भी निर्माण इन्होंने सीख लिया था कि कांसे का निर्माण कैसे किया जा सकता है। अभी हम लोग सभी को पता हुआ कि ब्रोंज बनाने के लिए कॉपर और टीन को मिलाया जाता है। तो कॉपर और टीन को मिलाने के बाद लगभग ब्रोंज हम लोग को मिल जाता था। तो इसलिए हम कह सकते थे कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो मेहरगढ़ के आसपास रहते थे, या फिर कह सकते हो कि इंडस वैली के पास 4000 वर्ष पहले जो लोग रहा करते थे, वो ताम्र पाषाणकालीन के वो लोग तांबे को और टीन को निकालना अच्छी तरह से जानते थे। और उन्हें मिश्रण तैयार करके, मिश्रण को बना करके वो ब्रोंज बनाने भी उन्हें अच्छी तरह से आता था। और जब इन्होंने ब्रोंज बनाने के लिए सीख लिया, तो उस काल को ब्रोंज एज यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाने लगा। पहले ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता और उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से इस एरिया को जाना जाने लगा। इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वी विल लुक द अर्लियर स्टेज दैट लीड ऑफ द इमरजेंस ऑफ द सिविलाइजेशन 2600 BC, यानी कि करीब 2600 वर्ष पूर्व जो नई सभ्यता उभरी थी, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता, इसके बारे में हम इस सेक्शन में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसी को हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके सेशन में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर टूल, जब कॉपर का इंट्रोडक्शन हो चुका था, तो कॉपर को जब उन लोगों ने निकालना सीख लिया, कॉपर से उन लोग नए नए हथियार बनाना सीख लिए थे, तो उसके बाद जो
फर्टाइल एल्यूवल जो प्लेन एरिया हुआ करता था, जहाँ पर नदी का जो एल्यूवल सॉइल पाए जाते थे, जहाँ नदी की दोमट मिट्टी पाई जाती थी, न्यू सॉइल पाए जाते थे, जो इंडस एंड घग्गर सरस्वती के पास थी, इंडस एंड घग्गर सरस्वती बेसिन के पास थी। इनहेंस प्रोडक्टिविटी मतलब या इन शॉर्ट कर सकते हो कि जब उन्होंने कॉपर के टूल बनाना सीख लिया, उन्होंने इक्विपमेंट बनाना सीख लिया, खेती के लिए प्रमुख औजार बनाना सीख लिए, तो जो लोग नदी के आसपास रहते थे, फर्टाइल एल्यूवल प्लेन में रहते थे, स्पेशली इंडस और घग्गर सरस्वती रिवर के पास रहते थे, उनकी प्रोडक्टिविटी यानी कि उनकी जो उपज थी, उनकी जो खेती थी, वो बहुत तेजी से बढ़ गई, उसमें समृद्धि आई, उसमें विकास हुआ, और लीडिंग द इंक्रीज प्रोस्पेरिटी ऑफ इन दिस कम्युनिटीज। और इतना ही नहीं, जब उनकी खेती बढ़ने लगी, जो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, तो इनकी जो समृद्धि थी, ये जो कह सकते हैं कि ये जो लोग रहा करते थे, जो सिविलाइजेशन बसी थी, उन सिविलाइजेशन की समृद्धि में बहुत तेजी से विकास हुआ, उनकी कम्युनिटी, उनके समुदाय में बहुत तेजी से विकास हुआ। दिस इज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ द लार्ज स्केल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पोएट्री। बोल रहा है कि यही वो समय था जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेजी से पोएट्री यानी कि मिट्टी के बर्तनों का भी निर्माण शुरू हुआ था, मिट्टी के बर्तनों का भी निर्माण शुरू हुआ था। और इसके साक्ष्य बहुत बड़े पैमाने पर हमें मिले हैं भारत के अलग अलग सेक्टरों में, भारत और पाकिस्तान के अलग अलग सेक्टरों में हमें एक मिट्टी के बर्तन बहुत सारे मिले हैं। और उन जब उन पर जांच किया गया तो मालूम चला कि ये करीब इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए थे। कहा जाता है कि ये जो मिट्टी के बर्तन मिले थे, वो केवल मिट्टी के बर्तन ही नहीं, बल्कि उन मिट्टी के बर्तनों पर हस्तशिल्प के भी उदाहरण मिले थे। वो कहा जाता था कि उन वो जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, वो उनके रीजनल स्टाइल यानी कि उस प्राकृतिक एरिया में रहने वाले लोग अपनी उस स्पेसिफिक पहचान को उस मिट्टी के बर्तनों में उन्होंने दिखाया है। उनकी डिजाइनिंग करना, उनको कलर करना, कहीं पर काले रंग से मिट्टी के बर्तनों को रंगा हुआ था, कहीं पर उन पे चित्र बनाए गए थे, कहीं पर अलग अलग भाषाएं लिखी गई थे, कहीं अलग अलग तरीके से उसमें आकृति उखेरी गई थी। तो ये बताती थी कि जो मिट्टी के जो बर्तन उस ज़माने में जो बहुत बड़े पैमाने पर जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे, वो शो करते थे डाइवर्स रीजनल स्टाइल यानी कि लोगों के रीजनल कह सकते हो कि उस प्राकृतिक परिवेश में जो रहा करते थे, उस प्रॉपर क्षेत्र में जो लोग रहा करते थे, उनके स्टाइल को, उनके कल्चर को वो शो करता था। इसके पहले लिखा हुआ है द रीजनल स्टाइल इन द पोएट्री एंड द क्राफ्ट प्रोडक्शन बिकम मोर एविडेंट इन द earlier Chalcolithic site of बलूचिस्तान एंड द इंडस गंगा सरस्वती बेसिन फ्रॉम द 4000 BCE ऑनवर्ड। बोल रहा है कि जो प्राचीन हस्तशिल्प के जो जो वस्तुएं मिली हैं, जो प्रोडक्शन किए गए थे, जो क्राफ्ट बनाए जाते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन या अन्य चीज़ें, खेल खिलौने, ये सब के साक्ष्य हमें कैलकोलिथिक एज के जो प्रमुख साइट हैं, जैसे बलूचिस्तान, मेहरगढ़ में जो बलूचिस्तान है, वहाँ पर ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं। और स्पेशली कहाँ मिले हैं, तो वो इंडस एंड घग्गर सरस्वती बेसिन के आसपास से मिले हैं, और वो भी करीब 4000 वर्ष पहले के ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। Some radiocarbon dates suggest the some site in the dried river belt of सरस्वती। बड़ा जब इन बर्तनों को, इन जब टूल्स को हम खोजा गया, इन टूल्स पर जब रेडियो कार्बन मेथड से इनके उम्र का पता लगाया गया, तो यह पता चला कि ये सारे के सारे जो बर्तन थे उस काल में जो बन रहे थे, वो करीब करीब सरस्वती बेसिन के आसपास बनते थे। और ये उस समय की बात बताते हैं जब सरस्वती नदी धीरे धीरे ड्राइड होने लगी थी, वो सूखने लगी थी। और सच एज बिराहना एंड द कुनल एंड द प्री हरप्पन फेस बिगेन बिटवीन द 7000 से 5000 BC। और ये जो समय था, ये समय 7000 से 5500 BCE के आसपास का समय था, जब उस समय के बर्तन वगैरह और टूल्स हमें इंडस रिवर के या सरस्वती रिवर के आसपास मिलते थे। अब जो विभिन्न प्रकार के जो बर्तनें हमें जो वहाँ मिली, या जो कह सकते हो कि जो टूल्स वहाँ हमें मिले, कहीं पर मनके बनाने वाले फैक्ट्री मिलती थी, कहीं चूड़ी बनाने वाले खिलौने मिलते थे, कहीं खिलौने के अवशेष मिले हैं। तो ये सारे जो अवशेष थे, जब इनकी कार्बन डेंटिंग से पता किया गया इनका डेट को, तो मालूम चला कि ये करीब करीब इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए थे, जिन्हें हम सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इनकी एज करीब करीब प्री हड़प्पन साइट के फेस की बताई जाती है, जो करीब 7000 से लेकर 5500 BC तक चली थी। चलिए इसके आगे बोल रहा है कि मैनी ऑफ दीज रीजनल स्टाइल्स। बोल रहा है रीजनल स्टाइल मतलब आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय शैलियाँ, जो उस
प्रकार के जो क्षेत्र में जो डिफरेंट टाइप्स की जो शैलियाँ वहाँ पर जो डेवलप की थी उसके बारे में कह रहा है कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो 2500 BCE पहले जो जन्म हुआ था उसमें समय के अनुसार कह सकते हो कि समय के जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे रीजनल स्टाइल यानी कि क्षेत्रीय शैलियों में भी समय के अनुसार परिवर्तित होते गया, वो उसमें भी विकास होते चला गया। क्षेत्रीय शैलियाँ भी समय के अनुसार परिवर्तित होती चली गई और साथ ही साथ उसमें डेवलपमेंट भी आना स्टार्ट हो गया और ये सभी मिल करके सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की विशेषताओं को बताते हैं। या यूँ कह सकते हैं हम लोग कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो 2500 वर्ष पूर्व था उनमें समय समय के अनुसार क्षेत्रीय शैलियों में भी विकास हुआ था। सिंस दिस साइट नाउ शो द कल्चरल कंटिन्यूटी, बोल रहा है ये जो पूरे जो चेंजिंग हुआ ये बताता है, दिस साइट ये शो करता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो साइट हमें मिले थे, जो अलग अलग जगह से जो हमें साक्ष्य मिले थे, वह यह बताते हैं कि इनकी जो कल्चर थी वह कंटिन्यूटी, मतलब कि इनकी जो सांस्कृतिक जो थी, इनकी जो कल्चर थी वो सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाती है। या यूँ कह सकते हो कि इनमें जो कल्चर था, इनकी जो संस्कृति थी वह समय समय के अनुसार धीरे 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 मतलब वो विकास होते चला गया और साथ ही साथ यह भी पता चला कि ये क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता था, निरंतर आगे बढ़ता चला गया था। और यही बात जो है, और दिस स्टेज इज जनरली, और ये जो उनमें क्रमबद्ध तरीके से जो सांस्कृतिक विकास हुआ वो डिस्क्राइब करता है, वो बताता है हमारे एयरलियर हड़प्पन के बारे में। एयरलियर हड़प्पन यानी कि हड़प्पा के पहले की जिंदगी, मतलब समझ लीजिए कि अभी हड़प्पा संस्कृति की स्टार्ट हुआ था, हड़प्पा संस्कृति का भी उदय हुआ था। ये उस समय की संस्कृति को बता रहा था कि नियोलिथिक एज में लोग रहना शुरू किए थे, फिर धीरे धीरे उनका सांस्कृतिक विकास हुआ, उनके अंदर क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ और नियोलिथिक एज से वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और ये सारी विशेषताएं एयरलियर हड़प्पा यानी कि मतलब हड़प्पा के पूर्व में, पूर्वी हड़प्पा यानी कि हड़प्पा के प्रारंभिक फेज के बारे में ये सारी चीज़ें बताती हैं। इसके साथ और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वी सी द कंटिन्यूटी इन द पोएट्री ट्रेडिशन। हमने ये भी देखा है कि वहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए थे, मिट्टी के घड़े प्राप्त होते थे और इनमें भी समय के अनुसार काफ़ी परिवर्तन किए गए, काफ़ी चेंजिंग किए गए। उसके साथ साथ सेमी प्रीसियस स्टोन्स बेड्स यानी कि जो स्टोन्स कर सकते हो कि कीमती पत्थरों को की मोती देखी मिली है। तो उसके बाद जो सेल्स होते हैं, जो शंख होते हैं, उनके चूड़ियाँ बनाई गई थी, टेराकोटा मिट्टी के खिलौने मिले हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाती थी कि हड़प्पन जो लोग थे वो धीरे धीरे विकास कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कॉपर पर भी काम करना शुरू कर दिया था और मेटल पर जब काम करना शुरू हो गया, जब वे लोग कॉपर पर काम करना शुरू कर दिए, तब यह माना जाने लगा कि हड़प्पा के जो लोग थे जो उनमें काफ़ी ज़्यादा विकास हो गया है। इसके साथ साथ कुछ अनडेवलपमेंट के साक्ष्य भी हमें मिले हैं हड़प्पा साइट में, कुछ अनडेवलपमेंट साइट में, जैसे वहाँ जो बिल्डिंगें हुआ करती थी उनके बाहरी दीवार बाहर जो वहाँ पर जहाँ उनकी बिल्डिंग हुआ करती थी उस बिल्डिंग के बाहर एक चार दीवारी खड़ी की जाती थी। इसी को बोल रहा है पेरीमीटर वॉल अराउंड दी सेटलमेंट, यानी कि जहाँ वो लोग रहते थे उसके बाहर एक चार दीवारी बनाई जाती थी, बिल्डिंग के बाहर चार दीवारियाँ को बनाया जाता था। द ऑफ इसके बाद वहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो सील का यूज करते थे, सील यानी कि वो लगभग समझ लीजिए एक प्रकार की मोहरों का यूज किया करते थे। जैसे आज के टाइम में लेन देन के लिए हम रुपए और पैसे का यूज करते हैं, तो पुराने ज़माने में लोग मोहरों का यूज किया करते थे और वो उनकी सांस्कृतिक पहचान की एक छवि को दर्शाता है। एंड इवन द हड़प्पा रिटेन स्क्रिप्ट प्रोबेबली हैड देयर बिगिनिंग इन द अर्लियर हड़प्पा स्टेज। और ये सभी मिल करके क्या कहते हैं कि ये हड़प्पन स्टेट के बारे में दिखाते हैं, हड़प्पन स्टेज एर्लियर या हड़प्पा स्टेज के बारे में दिखाते हैं कि ये सारी चीज़ें जो अभी हमने सभी कुछ पढ़ा ये सब प्रारंभिक हड़प्पन काल में ये सारी चीज़ें देखी गई थी, उनकी रिटन उनके स्क्रिप्ट, तो ये सभी संबंधित है एर्लियर हड़प्पा से, यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा काल से संबंधित है। The Harappan were not merely agriculturists, they also the practice a number of art and craft। बोला जो हड़प्पा के जो लोग हुआ करते थे वो केवल खेती से संबंधित रुके हुए नहीं थे, वो इट मीन्स वो उनका केवल जो
विकास था वो सिर्फ खेती तक ही नहीं रहा, उसके साथ साथ वो आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ों पर भी उनका विशेष प्रभाव रहा था। और एग्जाम्पल में दिया गया है पोएट्री जो है यानी कि मिट्टी के जो घड़े वहाँ से प्राप्त हुए वो बिल्कुल मेजर क्राफ्ट के रूप में हमने उसे देखा है। माना जाता है कि जब उन लोगों ने मिट्टी के घड़ों को बनाने का निर्माण शुरू कर दिया तो उनकी जो इकोनॉमी थी, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, वो अचानक से बूस्ट कर गई। बूस्ट ऐसे कर गई गई बस हम ये समझ सकते हैं कि अगर उन्होंने घड़े बनाने का आविष्कार कर लिया है तो वो खाना बनाने के लिए उन्होंने सीखा होगा, साथ ही साथ खाने को संयोग करके यानी कि बचा करके रखने के लिए भी उन्होंने सीखा होगा। कोई कीमती वस्तुओं को भी घड़े में रखा जा सकता है, मतलब एज ए स्टोर के रूप में हम उन लोगों ने घड़ों को यूज किया होगा, क्योंकि बहुत जगहों पर घड़ों में प्रीशियस स्टोन्स मिले हैं। तो यह इस बात का सबूत दिया जाता है कि हड़प्पन जो लोग हुआ करते थे वो घड़ों में कुछ ज़रूरी सामानों को रखा करते थे, मिट्टी के बर्तनों में ज़रूरी सामानों को रखा करते थे। Poetry remain from the different regions show the unique style in the shape and the vessel there the painted designs बोल रहा है जो पोएट्री जो मिली हैं जो वहाँ पर घड़े जो साक्ष्य मिले हैं उनमें विशेषता ये थी कि जो अलग अलग जगहों पर हमें जो अलग अलग जगहों पर जो हमें हमें घड़े मिले या मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनके शेप कुछ अलग हैं, उन पे कुछ अलग सी डिजाइनें तक की गई हैं, उन पे कुछ अलग सी डिजाइनें भी की गई है। और यह बताती है कि वहाँ के जो लोग हुआ करते थे, वहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो कलाकृति के बारे में भी जानते थे, रंगों को यूज करने के लिए जानते थे, क्योंकि कुछ जगहों पर जो मिट्टी के बर्तन थे उन्हें काले रंग से रंगा जाता था और लाल रंग से उसमें डिजाइनिंग बनाई जाती थी, कहीं के बर्तन को पर कोई किसी प्रकार की डिजाइनिंग नहीं की जाती थी। तो यह प्रूफ देता है कि स्थानीय स्तर पर हड़प्पा की संस्कृति में, हड़प्पा काल में या हड़प्पा के समय में स्थानीय स्तर पर भी संस्कृति का विकास हुआ था, आर्ट एंड क्राफ्ट का विकास हुआ था। कुछ कुछ जगहों पर विकास तेजी से हुआ था और कुछ जगहों पर विकास की दर थोड़ी सी कम थी। Some other craft that show the gradually development includes the copper work, sail works and the production the semi precious stone and the bead। बोल रहा है कुछ और इतना ही नहीं, घड़ों तक तो हम सीमित नहीं रहे, हड़प्पा वासी केवल घड़ों तक या मिट्टी के बर्तनों तक सीमित नहीं थे, वो कुछ और क्राफ्ट वर्क भी करना जानते थे, जैसे कि कॉपर वर्क यानी कि कॉपर की वस्तुओं को बनाना उन्हें आता था, कॉपर की वस्तुओं को बनाना जानते थे, कॉपर से कोई वस्तुओं को बनाना जानते थे। उसके बाद एविडेंस, यह भी एविडेंस मिले हैं कि वहाँ के जो लोग थे वो सेमी प्रेशियस स्टोन से मोतियों की माला बना सकते थे या पत्थरों से वो माला वगैरह बनाना जानते थे। और यह प्रूफ देता है एविडेंस ऑफ द अर्ली हड़प्पन बेड्स प्रोडक्शन इज फाउंड फ्रॉम द हड़प्पा इन द पाकिस्तान एज वेल एज द कर्नूल इन हरियाणा एंड दातराना इन गुजरात। बोल रहा है कि जो ये जो अलग अलग जगहों पर जब खुदाई की गई है तो पाकिस्तान में और हरियाणा और गुजरात में कुछ ऐसे मोतियों की माला कह सकते हो कि बियर्ड्स प्रोडक्शन मिले हैं, बियर्ड्स के साक्ष्य मिले हैं, मोतियों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह प्रूफ होता है कि हड़प्पा वासी सजावट पर भी ज़्यादा ध्यान देते थे, श्रृंगार पर भी ध्यान देते थे और उन्हें श्रृंगार करने वाली वस्तुओं को बनाने भी उन्हें आता था, यानी कि वो छोटी छोटी आर्ट एंड क्राफ्ट की वस्तुओं को भी बनाना जानते थे। Beside these of extensive use of the graffiti on poetry and a few seal with the geometric and the simple animal motifs। अब बोल रहा है कि जो कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जो हड़प्पा के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ों को दर्शाते हैं। जैसे लिखा हुआ क्या है कि हड़प्पन जो साइट हुए थे, हड़प्पा के जो साइट हुए थे वो रहमान डेरी और कुनाल में, रहमान डेरी और कुनाल में कुछ साक्ष्य मिले हैं। जैसे वो साक्ष्य क्या है, द ग्रिफ्टी ऑन द पोएट्री। ग्रिफ्टी मतलब हो गया कि जो मिट्टी के जो घड़े होते हैं उन पर खरोच करके किसी चीज़ की चित्र बनाना है, या खरोच करके या उसके ऊपर उकेर करके किसी वस्तु का चित्र बनाना। और साथ ही साथ क्यों कुछ सील भी मिले हैं और उन सील की विशेषता यह है कि उसमें जियोमेट्रिक तरीके से उसमें डिजाइन बनाए गए हैं, जियोमेट्रिक डिजाइन बनाए गए हैं, ट्रायंगुलर स्क्वायर वैसे टाइप के। और साथ ही साथ सिंपल एनिमल मोटिफ रिपोर्टेड, मतलब कह सकते हैं कि उन सीलों पर जानवरों के चित्र भी उकेरे गए हैं।
मोटिव्स का मतलब हो जाता है किसी वस्तु के जो चित्र होते हैं उनको उकेर देना, तो उसी को हम बोलते हैं मोटिव। तो बोला गया है कि हड़प्पन जो साइट हुए थे रहमान डेरी और कुनाल में जो कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ ऐसे प्रूफ मिले हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों पर खरोच कर कर चित्र बनाए गए हैं। उसके साथ कुछ सील मिले हैं जिस पर ज्योमेट्रिक डिजाइन दी बनाई गई है, और वैसे ही कुछ अलग सीलों पर जानवरों के चित्र को उकेरा गया है, जानवरों के चित्र को बनाया गया है। और ये सारी साक्ष्य हड़प्पा साइट में मिले हैं, और इस पे हड़प्पन साइट में मिले हैं। और ये जो साक्ष्य मिले हैं ये बताते हैं कि जो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट थी वह एज ए फ्रंटियर काम करती थी, एज ए फॉरनियर काम करती थी। किसी का यह माना गया है कि ये जो पूरे साक्ष्य मिले हैं हमें, वो हड़प्पन स्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्ट का मतलब कि उकेर कर बनाने की जो कला हो गई उसे हम बोलते हैं इंस्क्रिप्ट। बोल रहा है कि ये जो साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा की संस्कृति के फर्नियर यानी कि अग्रदूत हैं, यानी कि स्टार्टिंग फेस हैं। स्टार्टिंग फेस है हड़प्पा की लिपियों की, कि हड़प्पा में किस तरह से लिखने के का विकास हुआ, यहाँ पर किस तरह से उनकी जो भाव चित्रात्मक लिपि थी उस लिपि के ये अग्रदूत के एग्जाम्पल है। यानी कि यहाँ से हड़प्पा संस्कृति में लिपियों का भी उदय हो गया था, लिखने की कला का भी उदय हो गया था, और ये साक्ष्य बताते हैं कि हड़प्पा के वासी लिखना और चित्र बनाना भी जानते थे। चलिए इसी लाइन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें समझना यह है कि हड़प्पा साइट में जो हुए थे उसमें से दो प्रमुख साइट रहमान डेयरी और कुनाल में कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो प्रूफ करते हैं कि हड़प्पा की जो लिपियां थी, हड़प्पा में जो लिपि का जो विकास हुआ था वो इसी समय से क्रमबद्ध शुरू किया गया था, या इनको अग्रदूत माना जा सकता था। अब ये साक्ष्य के रूप में क्या मिले हैं, तो रहमान डेयरी और कुनौल में साक्ष्य के रूप में ग्रिफ्टी ऑन पोएट्री यानी कि मिट्टी के बर्तनों पर खरोच करके चित्र बनाए गए हैं। सील विद द ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, बोल रहा है जो वहाँ जो सील मिले हैं, मोहरे जो मिले हैं, उन पे ज्योमेट्रिक यानी कि ज्योमेट्री के कुछ आकार बनाए गए हैं, जैसे ट्रायंगल, सर्किल या स्क्वायर, इस तरह के कुछ आकार बनाए गए हैं। और साथ ही साथ इन सीलों पर मोफ्टिज एनिमल मोटिव क्या कह सकते हो कि जानवरों की नकल बनाई गई है, जानवरों को देखकर हूबहू उसी प्रकार का चित्र मोहरों पर भी बनाया गया है। और यही कारण है कि इन लिपियों को, इन प्रूफ को माना गया है कि ये हड़प्पा संस्कृति के फ्रंटियर्स हैं, या कह सकते हो कि इनके अग्रदूत है। यहाँ से हड़प्पा में लिखने की कला का विकास शुरू हो चुका था। एर्लियर हड़प्पा में लिखने की कला का विकास शुरू हो चुका था। देखिए अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे कि हड़प्पा में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था, लिखने की पद्धति उन लोग आ गई थी, यहाँ तक कि वहाँ जो घर बनते थे उनके चारों ओर चार दीवारी की जाती थी। अब ये सारी बातें हड़प्पा संस्कृति को एज अ कह सकते हो ना अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में कन्वर्ट करती है, कि हड़प्पा संस्कृति में जो इतनी ज़्यादा विशेष प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का केवल विकास नहीं हुआ, एडवांसमेंट हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। लोग जहाँ पढ़ने नहीं आते थे, लिखने नहीं कुछ जानते थे, वहाँ हड़प्पा वासी लिखना तक सीख चुके थे, मुहर बनाना सीख चुके थे। उनमें कॉपर का भी विकास हो गया था, वो कॉपर की से वस्तुओं बना सकते थे, कॉपर के टूल्स बना सकते थे। इतना ही नहीं, उन लोगों ने पोएट्री, मिट्टी के बर्तनों में कलाकारियाँ तक दिखा दी, प्रीसियस स्टोन से बियर्ड्स या मोतियों की माला बना सकते थे। ये सारी बातें बता सकती हैं कि हड़प्पा में जो लोग रहते थे, हड़प्पा की जो संस्कृति थी, वो जो एर्लियर हड़प्पा के जो पीपुल्स थे, वो उनमें शहरीकरण हो चुका था, उनमें शहरीकरण का विकास हो चुका था। और यही बात लिखा गया है कि अर्बन सेंटर्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सारी बातें यह मिलकर बताती हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे वो शहरी सभ्यता में जीते थे, जबकि गांव की हमारे जो इसके बाद की जो सभ्यता आई थी वैदिक सभ्यता, वहां पर जो लोग हुआ करते थे वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो हमारी पुरानी सभ्यता है वह एक शहरी सभ्यता थी। देखिए अब इस फिगर को अच्छी तरह से देखते हैं। द ट्रेडिशन नियर अबाउट द 5000 ईयर गो, बोल रहा है कि 5000 साल पहले कैसे क्या हुआ था, या 5000 साल पहले किस प्रकार की ट्रेडिशन चलती थी। अब इस फोटो के अच्छी तरह से देखने में देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन खींचे गए हैं। ये आपको इस फोटो में इमेज में अच्छी तरह से दिख रहा होगा।
इसमें बोला गया है कि कालीबंगा को जब खोजा गया, कालीबंगन को जब वहाँ पर खुदाई की गई, हड़प्पा का एक साइट है कालीबंगन जी, उसकी खुदाई की गई, तो वहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट ने देखा कि वहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन बनाए गए हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन बनाए गए हैं। और उन्होंने यह अंदाज़ा लगाया कि हो सके हड़प्पा जो वासी थे वो डबल क्रॉपिंग सिस्टम का यूज करते थे, मतलब एक ही खेती में दो या दो से अधिक फसलों की खेती की करते होंगे या करवाते होंगे, या उनके साक्ष्य के अंदाजा कहा गया है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ भी जब रबी और सीजन क्रॉप्स आता है, रबी और खरीफ क्रॉप की कल्टीवेशन की जाती है, जैसे हमारे यहाँ अभी के समय में रबी और खरीफ क्रॉप की कल्टीवेशन की जाती है, तो हम लोग खेतों में एक साथ दो दो फसलों का यूज करते हैं, दो अलग अलग फसलों को का प्रयोग करते हैं या उनको खेती करते हैं। तो ऐसे ही कुछ अंदाजा लगाया गया है कि कालीबंगन के जो हड़प्पन लोग थे वो भी इसी तरह से डबल क्रॉपिंग करते होंगे, यानी कि एक ही फसल में, एक ही खेत में दो या दो से अधिक क्रॉप के एग्रीकल्चर करते होंगे। हमारा अगला टॉपिक है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन आउटसाइड इंडिया, मतलब कि कह सकते हो कि कांस्य युगीन सभ्यता जो इंडिया के बाहर पनपी। इन ग्रेड 6 कक्षा 6 में हम लोगों ने देखा होगा, ग्रेड 6 में हम लोगों ने देखा होगा कि हड़प्पा में कौन कौन से मेजर फीचर्स हुआ करते थे, मेजर फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके साथ साथ हम लोगों ने सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में भी देखा, वही हड़प्पा के स्पेशल साइट जिन्हें हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, उसके स्पेशल साइट्स को देखा, उसके स्पेशल फीचर्स को हमने देखा। वहाँ पे हमने जाना कि वहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो वेल प्लान्ड रहते थे, अर्बन सिटीज़ बनाई थी, यानी कि अर्बनाइजेशन के आधार पर सिटी बनाए गए थे, जहाँ शहरी जो घर थे वो बिल्कुल एक जैसे हुआ करते थे, सभी के घरों के दरवाजे एक तरफ हुआ करते थे, घरों के चारों ओर चार दीवारी बनाई गई थी, ईंटों के घर बने थे, कई जगहों पर तो नालियाँ तक बनी हुई मिली और नालियों के ऊपर नालियों को ढकने की भी व्यवस्था की गई थी, यानी कि ये कह सकते हैं कि एकदम शहरी तरह से व्यवस्था की गई थी, शहरीकरण किया गया था। देखिए लिखा हुआ है अर्बन सिटीज वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम, पानी की व्यवस्था की गई थी और पानी के निकास की भी व्यवस्था पूरी तरह से की गई थी। स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स की भी व्यवस्था की गई थी, यानी कि वहाँ के जो लोग थे, व्यापारी जो लोग थे, वो माप तौल के लिए भी यूज करते थे, माप तौल भी करना वो जानते थे। उसके साथ साथ स्टोन बीड्स, मतलब कि मोतियों की माला, पत्थर कीमती पत्थरों की माला बनाना भी वो जानते थे। उसके साथ साथ इंस्क्रिप्ट सील्स, मतलब कि वो सील पर, मोहरों पर आकृति उकेरना तक वो जानते थे, और साथ ही साथ उनकी एक अपनी एक स्क्रिप्ट थी, उनकी एक भाषा भी थी। ये सारी विशेषताएं हड़प्पा सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन की है, या कह सकते हो कि भारत की पहली शहरी सभ्यता की है। इन दिस सेक्शन वी विल एक्सप्लोर, इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि और कौन कौन से मेन फीचर्स थे ब्रोन एज के जो भारत में न रह करके बाहरी अलग दूसरे एरिया में, दूसरे किसी देश में पनपी थे। जैसे यहाँ लिखा हुआ ब्रोन एज सिविलाइजेशन दैट वेयर द कॉन्टेम्परेरी विद द हड़प्पन, यानी कि हड़प्पा के साथ साथ और कौन कौन सी सभ्यताएं, कांस्य युगीन सभ्यताओं का विकास हुआ, और स्पेशली उन सभ्यताओं का जो देश के बाहर हुआ था, और जिसमें से तीन प्रमुख सभ्यताएं हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला मेसोपोटामिया, इजिप्ट, एंड तीसरा है चाइना सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। कहा जाता है कि ब्रोंज जब हड़प्पा का विकास हुआ था, तो हड़प्पा के साथ साथ विश्व में तीन और भी सभ्यताओं का विकास हुआ था, जिसमें मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइनीज सिविलाइजेशन का भी विकास साथ ही साथ हुआ था। अब इस सेक्शन में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। यह जरूरी है कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट फोर एर्लियर वर्ल्ड सिविलाइजेशन इमर्ज इन द रिवर प्लेन। बोल रहा है कि यह इम्पोर्टेंट बात है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है कि वर्ल्ड में जो चार सिविलाइजेशन के बारे में इस बुक में हमने पढ़ा, हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, ये सभी की सभी सिविलाइजेशन रिवर प्लेन के पास हुई थी, यानी कि नदी घाटी, किसी न किसी नदी के पास इस सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो सिंधु एंड सरस्वती रिवर के पास उसका उदय हुआ था। वहीं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है वो यूफ्रेटस रिवर के पास, यूफ्रेटस और टाइग्रस रिवर के पास हुआ था, और वो वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिमी एशिया में इनका उदय हुआ था।
वहीं इजिप्टियन सिविलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो इजिप्ट सिविलाइजेशन नाइल रिवर, मिस्र में नाइल रिवर जो वर्तमान में वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन वहाँ शुरू हुआ था नाइल रिवर के पास में। और चाइना की अगर बात करते हैं या कर सकते हैं सबसे ज़्यादा एकदम क्रम तरीके से जिस सिविलाइजेशन का उदय हुआ था या सबसे से कह सकते हो व्यापक में या फिर सबसे विकसित सिविलाइजेशन जिसको माना गया है वो हो गया चाइना सिविलाइजेशन। और चाइना सिविलाइजेशन जो हुआंगे रिवर के पास है, हुआंगो रिवर के पास हो गई हमारी चाइना सिविलाइजेशन। जो हुआंगो रिवर बेसिन है वो नॉर्थ ऑफ द चाइना यानी कि चाइना के ऊपरी भाग में, नॉर्दर्न भाग में डेवलप हुआ है हुआंगो रिवर के पास चाइना सिविलाइजेशन। फिर से एक बार देख लेते हैं दुनिया की प्रमुख सिविलाइजेशन जो एक समय में एक साथ लगभग इमर्ज हुई थी। पहला नाम आता है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, जो सरस्वती रिवर के पास, इंडस और सरस्वती रिवर के पास, जिसमें हम सिंधु रिवर को ही हम इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस या सिंधु और सरस्वती रिवर के पास। दूसरा नाम आता है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का, और यह सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था यूफ्रेटस और टाइग्रस रिवर नदी के पास, यूफ्रेटस और टाइग्रस के पास, वेस्ट एशिया में। इजिप्टियन सिविलाइजेशन की का जन्म नील रिवर के पास और चाइना सिविलाइजेशन के नॉर्थ चाइना में हुआंगो रिवर के पास, नॉर्थ चाइना में हुआंगो रिवर के पास। अब कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे याद करना है। कहा जाता है कि ज्योग्राफिकली अगर हम देखे जाए, ज्योग्राफिकली अगर हमें अगर देखते हैं तो यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और इंडस एंड घग्गर सरस्वती सिविलाइजेशन जो या जिसे हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा या सिंधु नदी सभ्यता कहा, ये दोनों सिविलाइजेशन लगभग एक दूसरे के क्लोजर है, वैली आर क्लोजर टू ईच अदर, लगभग कुछ हिस्से तक इनके आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और क्लोजर है। और यही कारण है कि दिस प्रोक्सीमेटली फैसिलिटेड a strong connect and trade between the मेसोपोटामिया एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और दोनों के आपस में नज़दीक होने के कारण ही कहा जाता है कि इन दो सिविलाइजेशन के बीच में बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो चुका था। इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच में व्यापार बहुत तेजी से हो रहा था, व्यापार एक दूसरे सिविलाइजेशन में व्यापार समय समय पर हमेशा होते रहते हैं। और ऐसे कुछ साक्ष्य भी मिले हैं जो इंडस वैली में भी मिले, और वैसे ही कुछ प्रूफ हमें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में भी मिले हैं। या कह सकते हैं कि बिल्कुल वैसा ही मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में जिन वस्तुओं का वहाँ पर डेवलपमेंट किया था या जिन वस्तुओं को बनाया जाता था, वैसी ही वस्तुएं इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें प्राप्त होने लगी थी। तो इसलिए कहा गया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन आपस में काफ़ी मिले हुए थे और उनके बीच में काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड होता था, व्यापार होता था। अब बात आता है द इजिप्टियन सिविलाइजेशन एंड चाइना सिविलाइजेशन। बोल रहा इजिप्ट और चाइना के सिविलाइजेशन जो है वो भी बिल्कुल सेम टाइम पर ही हमारे साथ उदय हुए थे। इनका भी उदय लगभग भारत की सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के साथ साथ ही हुआ था। मगर अ लिटिल टेंजेबल एविडेंस ऑफ देयर डायरेक्ट कनेक्टेड, बोल रहा बिल्कुल ऐसे नहीं के बराबर या बिल्कुल कम प्रूफ मिले हैं, एविडेंस मिले हैं जो यह बताते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का संबंध इजिप्टियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन से था। या कह सकते हो कि इन दोनों के बीच व्यापार होता था या नहीं होता था, इसके बहुत कम साक्ष्य मिले हैं। इसलिए कंफर्म करना मुश्किल है कि इन दोनों का संबंध बहुत अच्छा था। हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ इजिप्टियन और चाइनीज सिविलाइजेशन का संबंध काफ़ी अच्छा था। Although the four civilization were the contemporaneous, बोल रहा है कि ये सभी जो सभ्यताएं थे वो एक दूसरे के लगभग समकालीन थी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि ये सभी सभ्यताएं आपस में एक दूसरे के समकालीन थी, मगर सबसे पहली सिटी बेस्ड सभ्यता यानी कि शहरी सभ्यता का जो विकास हुआ था वो मेसोपोटामिया सभ्यता में हुआ था। मतलब कि सबसे पहले जो शहरी सभ्यता का जो विकास हुआ था वो मेसोपोटामिया में हुआ था। मेसोपोटामिया का जो मतलब होता है, इसका मतलब हुआ लैंड इन बिटवीन, लैंड इन बिटवीन। मेसोपोटामिया के शब्द का अर्थ होता है लैंड इन बिटवीन, और ऐसा इसलिए लिखा गया है लैंड इन बिटवीन क्योंकि ये जो सभ्यता है मेसोपोटामिया सभ्यता वो यूफ्रेटस और टाइग्रस नदी के बीच में, वेस्ट एशिया में यूफ्रेटस और टाइग्रस नदी के बिल्कुल बीचों बीच में है। इसलिए मेसोपोटामिया जो शब्द है वो एक ग्रीक नाम है और जिसका अर्थ होता है लैंड इन बिटवीन, यह नाम दिया गया है।
इन मॉडर्न टाइम अगर आज की अगर बात करते हैं तो यह जो क्षेत्र हो गया, यह मेसोपोटामिया जो क्षेत्र हो गया, ये पाया जाता है रीजन इंक्लूडिंग मेनली इराक, कुवैत विथ सम पार्ट ऑफ टर्की एंड द साउथ वेस्टर्न ईरान। इराक में, कुवैत में, ध्यान दीजिएगा, इराक में, कुवैत में, कुछ पार्ट टर्की का और साउदर्न वेस्ट पार्ट हो गया ईरान का। ये सभी सेक्टर मिल करके पुराने ज़माने में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं, यानी कि उस जगह पर पहले मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का उदय हुआ था। टू कंसर्ट टू कंसर्ट क्रिसेंट शेप द फुटहिल्स ऑफ द जाग्रोस एंड टारस, ये दो नाम हुआ, जाग्रोस और टारस है, जो एक माउंटेन हिल्स या कह सकते हो फुट हिल्स है। फुट हिल्स दो पहाड़ हैं, पहाड़ के नीचे का भाग है, और इसकी स्पेशलिटी यह है कि यह क्रिसेंट शेप में, क्रिसेंट कह सकते हो अर्ध चंद्राकार, क्रिसेंट का मतलब होता है अर्ध चंद्राकार, यानी कि आधे चांद के शेप में, इस तरह के आधे चांद के शेप में इनका आकार है, अर्ध चंद्राकार क्रिसेंट शेप में होते हैं। और ये फुट हिल्स है या सेंटर पार्ट होते हैं जाग्रोस और टारस नदी के बीच के भाग है। और ये जो पहाड़ियाँ हो गई वो फैली हुई है, स्ट्रेच फ्रॉम द मेडिटेरियन इन द वेस्ट टू द पर्सियन गल्फ इन द ईस्ट, यानी कि पश्चिम में मेडिटेरियन सी से लेकर के पूर्व में पर्सियन गल्फ तक, फारस की खाड़ी तक, यह जो पहाड़ी है वो अर्ध चंद्राकार में बिल्कुल फैली हुई है, और इसी के बीच में यहाँ मेसोपोटामिया सभ्यता का, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का उदय हुआ था। और इतना ही नहीं, जिस तरह की वहाँ पहाड़ों के कारण जो वहाँ के जो पहाड़ है वो जिस तरह से क्रिसेंट शेप में होती हैं, ठीक वैसे ही वहाँ पर जो पर्सियन गल्फ है और इसके साथ साथ जो फर्टाइल प्लेन एरिया बनता है वो भी एक प्रकार का क्रिसेंट शेप बनाता है। पहाड़े तो वहाँ की जो पहाड़े हैं वो तो क्रिसेंट शेप में है ही, जबकि पहाड़ों से के कारण बनने वाला जो फर्टाइल प्लेन होता है, नदियों के कारण जो फर्टाइल प्लेन बना है वो भी क्रिसेंट शेप में, यानी कि ये भी अर्ध चंद्राकार में है। और ये जो एरिया है वो काफ़ी हाईली एग्रीकल्चर पोटेंशियल है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती की जा सकती है, या कह सकते हो कि खेती युक्त भूमि है, काफ़ी उपजाऊ भूमि पाई जाती है। चलिए, while farming began in this region 12,000 years before the present, copper tools arrived here the around 4,500 BC। बोल रहे हैं कि इस भाग में, इस क्षेत्र में, या जो मेसोपोटामिया क्षेत्र की जो हम लोग बात करते हैं, वह मेसोपोटामिया एरिया जो गल्फ की खाड़ी और दो प्रमुख नदियों टाइग्रस और यूफ्रेटस नदी के बीच में जो था, हम वहाँ की बात कर रहे हैं कि उस एरिया में खेती की शुरुआत लगभग 12,000 वर्ष पहले हो चुकी थी, लगभग 12,000 वर्ष पहले खेती की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जो औजार बनाने के लिए जो मेटल की शुरुआत की गई थी, या कह सकते हो कि जो तांबे की शुरुआत की गई थी, तांबे के जो औजार बनाने शुरू किए गए थे वो करीब 4,500 BCE, 4,500 वर्ष पहले की बात हो गई थी, कि यानी कि 12,000 वर्ष पहले उन लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया था, वो सेटल होना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन 4,500 के आसपास में उन्होंने तांबे की खोज की और तांबे के औजार बनाना शुरू कर दिए। अब तांबे के जब औजार बन गए तो इनसे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर जो लोग रहते थे, द अराइवल ऑफ द कॉपर, यानी कि कॉपर के आगमन से, हेल्प टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर एंड द अदर इकोनॉमिकल एक्टिविटी, कॉपर की खोज से इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो थी, एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ थी या फिर इक्विपमेंट बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, और उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया। पहले जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, अब धीरे धीरे वो स्टोर करने के लिए कॉपर के प्लेट बनाने लगे, कॉपर के सिक्के बनाने लगे थे, या तांबे के वस्तुओं का निर्माण बहुत तेजी से बढ़ने लगा था, सच एज क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। और साथ ही साथ इसमें व्यापार में भी काफ़ी तेजी आई थी, क्राफ्ट प्रोडक्शन और व्यापार में भी काफ़ी तेजी आई थी। इसको कह सकते हो कि शिल्प उत्पादन, यानी कि हाथ से बनाई गई वस्तुओं में भी काफ़ी तेजी आई, और साथ ही साथ उनके व्यापार में भी सुधार हुआ था। और इसलिए कहा गया था कि इससे यूफ्रेटस और टाइग्रस नदी के जो विशाल मैदानी भाग में कृषि का व्यापक प्रभाव हुआ, या फिर कह सकते हो कि डायमेंशन ऑफ द फार्मिंग, यानी कि जो टाइग्रस और यूफ्रेटस जो नदियां हैं, इन नदियों के बीच में
जो भाग पड़ रहा था मेसोपोटामिया सभ्यता की, जो एरिया पड़ रहा था उसमें डायमेंशनल ऑफ द फार्मिंग अक्रॉस द वास्ट प्लेन। बोल रहा है ये अचानक से क्या हुआ, इसमें बहुत तेजी से इसमें सुधार हुआ, बहुत नए नए तरीके खोज लिए गए और बहुत तेजी से सुधार हुआ। इनका जो प्रसार बहुत ज़्यादा हो गया, व्यापक प्रसार बहुत तेजी से हो गया, खेती का प्रसार बहुत तेजी से हो गया। लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान उपजाने लगे और उनके पास काफ़ी उच्च किस्म के सामानें भी बननी शुरू हो गई थी। बोल रहे हैं मेसोपोटामिया सभ्यता के आसपास में ओवर द नेक्स्ट 2000 ईयर अगो, बोल रहे 2000 साल के बाद, मतलब नेक्स्ट अगले 2000 सालों में जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी इसमें और ज़्यादा तेज़ी से विकास हुआ। जो सम लार्ज सिटी बिकम द सिटी ऑफ द स्टेट, मतलब कुछ जो छोटे छोटे जो जगह थे वो आपस में मिलते चले गए और एक बड़े सिटी स्टेट या कह सकते हो कि शहरी रूप धारण करने लगे, नगर या राज्य बनाने लगे, नगर या राज्यों का निर्माण करने लगे बाय डेवलपिंग ऑफ द गवर्निंग सिस्टम। और इतना ही नहीं बल्कि वहां पर गवर्निंग बॉडीज भी आ गई, वहां पे गवर्नमेंट सिस्टम भी आ गया। जो लोग गांव में रहते थे अब वो गवर्निंग सिस्टम के अंतर में आने लगे, यानी कि वहां पर अपनी एक गवर्नमेंट बनने लगी, वहां पर एक शासन प्रणाली का विकास हो गया था। और among these the four major cities based on the civilization that flourished from 3500 BC ऑनवर्ड। बोल रहा है करीब करीब 3500 ईस्वी पूर्व के आसपास में मेसोपोटामिया में 4 नए सिटी या 4 नए नगरों का विकास हुआ, 4 नए नगरों की विकास हुआ जो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर में आते थे। उनमें से प्रमुख नगर है सुमेरियन, प्रमुख हो गया सुमेरियन। उसके बाद प्रमुख हो गया अक्काडियन, अकाडियन, सुमेरियन, अकाडियन, असीरियन, असीरियन और बेबीलोन। असीरियन और बेबीलोन ये का नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस नाम को जरूर याद करके रखें। सुमेरियन, अकाडियन, असीरियन और बेबीलोनियन, 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 ये 4 इंपॉर्टेंट है जो मेसोपोटामिया सभ्यता में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, या मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख 4 नगरें। चलिए हमारा टॉपिक चेंज होता है, अभी हमारा टॉपिक आ रहा है मेसोपोटामिया की सबसे पहली बस्ती सुमेरियन। या कह सकते हो कि मेसोपोटामिया सभ्यता में जो 4 प्रमुख बस्तियां बनी, 4 प्रमुख नगर जो बने, उनमें से सबसे पहला सुमेरियन। द सुमेरियन सिविलाइजेशन वाज द earliest to involve into the city based civilization at Ur and several other cities in सुमेर। बोल रहा है कि जो सुमेर एक जगह है और ये सुमेर जगह उस समय कह सकते हो कि ये जो सुमेर जगह है जो वह वर्तमान के साउदर्न इराक में पाया जाता है। वर्तमान में यह सुमेर वर्तमान में साउदर्न इराक में है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हम लोग को पढ़ना क्योंकि सुमेरियन सभ्यता थी जो मेसोपोटामिया की सुमेर जगह में स्थित सभ्यता थी, और ये अन्य सभी जगहों से, अन्य सभी जगहों में काफ़ी कह सकते हो काफ़ी वेल मेंटेन कर सकते हैं, या फिर सबसे पहली सभ्यता थी जिसने अलग अलग प्रकार के घरों का बनाने का निर्माण किया, डैम और कैनल का बनाने का निर्माण किया था। फिर से कर देख लेते हैं पूरा शुरू से। सुमेरियन सभ्यता दक्षिणी मेसोपोटामिया की सुमेर जाति, सुमेर जगह पर और इतना ही नहीं, सुमेर के साथ साथ स्थित उर, सुमेर और उर में और बल्कि कई अन्य जगहों पर भी, सुमेर एक जगह है और सुमेर के जगह में उर और कुछ अन्य जगहों में भी इस सुमेरियन सभ्यता का विकास हुआ था। मेसोपोटामिया के सुमेर सभ्यता का विकास हुआ था। अब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो लोग थे ये प्रारंभिक सभ्यता थी, और सुमेरियन सिंचाई और बांधों के लिए, ये मेसोपोटामिया की प्रारंभिक सभ्यता थी। और ये जो सुमेरियन थी ये बिल्ड करते थे, फर्स्ट बिल्ड द सिस्टम ऑफ डैम एंड कैनल। इन्होंने कहा जाता है कि साक्ष्य जो मिले हैं, उतने पुराने साक्ष्य मिले इन्होंने उस समय के साक्ष्य के अनुसार सुमेरियन लोग सबसे पहले डैम और कैनल बनाने का प्रयोग करते थे, डैम और कैनल बनाना जानते थे, और उस डैम और कैनल की सहायता से वो इरिगेशन करते थे। इरिगेशन करते मतलब खेती करते थे। वो अपने खेती करने के लिए डैम और कैनल के द्वारा पानी को अपने खेतों तक पहुंचाते थे। नहर प्रणाली का उन्होंने विकसित किया था, उन्होंने स्पेसिफिक पुराने समय में उन्होंने नहर प्रणाली को विकसित किया था। दे आर ऑल्सो द फर्स्ट टू यूज मड ब्रिक्स एंड ब्रंट ब्रिक्स, मतलब कि वो साथ ही साथ घर बनाने में, नहर बनाने में, या फिर अन्य काम क्रिया, अन्य किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए वो क्या करते थे, मड ब्रिक, कच्ची और पक्की ईंटों
के को मिलाकर वे कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। मतलब अगर उन्हें घर बनाना हो या डिफेंसिव वॉल बनाना हो या कोई अदर स्ट्रक्चर बनाना हो, तो वो मड ब्रिक्स, कच्ची ईंटें और ब्रंट ब्रिक यानी कि पकी ईंटें, कच्ची और पकी दोनों ईंटों के द्वारा वो अपने स्ट्रक्चर को बनाते थे, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, जैसे वो अपना घर बनाना हो या डिफेंसिव वॉल बनाना हो। डिफेंसिव वॉल में वो घर के चारों ओर एक चार दीवारी बनाते थे, घर के चारों ओर एक चार दीवारी बनाते थे। यानी कि आप कह सकते हो कि सुमेरियन जो लोग थे वो काफ़ी डेवलप थे, सुरक्षा को लेकर के भी, और कंस्ट्रक्शन में उन्होंने ईंटों का भी प्रयोग किया था। और इतना ही नहीं, एक साक्ष्य के अनुसार कहा जाता है कि जो हमें प्रूफ मिले हैं उसके अनुसार कहा जाता है कि सुमेरियन लोगों ने सबसे पहले डैम और कैनल बनाने का आविष्कार, या डैम और कैनल की खोज की थी, या डैम और कैनल के द्वारा इरिगेशन सिस्टम करने वाले सबसे पहले वर्ल्ड में सुमेरियन लोग ही थे। चलिए अब देखते हैं जिग गुराट को। जिग गुराट क्या है? तो जिग गुराट के बारे में कहा गया है कि ये एक टावर है, एक घर बना हुआ है जो स्टेप्ड पिरामिड शेप में, स्टेप्ड पिरामिड शेप में। इस इमेज को आप देख रहे होंगे कि इसमें किस तरह से एक के ऊपर एक फ्लोर बनाए गए हैं। इस फ्लोर के को ही हम जिग गुराट कहते हैं। अब ये स्पेशली इसलिए है क्योंकि ये एक तरह से स्टोर की तरह भी काम करता है, और यहाँ पूजा का स्थल भी बना हुआ है। कहा गया कि एक टेम्पल होता था जो सेवरल फ्लोर के द्वारा बनाया जाता था, यानी कि कई तल्लों में बनाया जाता था, एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर करके इन्हें बनाया जाता था। और जो इसके जो मेन टेम्पल होते हैं वो सबसे ऊपर होते थे, मेन टेम्पल होते थे वो सबसे ऊपर होते थे। द टॉप ऑफ द जिगुराट वाज द होली प्लेस। इसका जो टॉप का जो एरिया है वो एक होली प्लेस था, या कह सकते हो होली प्लेस मतलब पवित्र स्थान इनको माना गया था। और इस जिगुराट के आसपास यानी कि अगल बगल के घरों में, अगल बगल के एरिया पर कह सकते हैं कि रॉयल स्टोर हाउस हुआ करते थे। होली प्लेस एंड द एरिया अराउंड द जुराट contained place and the royal storehouse. The surrounding wall had one of the entrance and the ziggurat also served to the city treasure. बोल रहा है कि इसके आसपास स्टोर प्लेस था, भंडार गिरी हुआ करता था, और इनके चारों ओर मोटी दीवारें, चारों ओर मोटी दीवारें, या फिर इन्हें सुरक्षात्मक तरीके से बनाया जाता था ताकि इसके अंदर कोई जा न सके। मोटी दीवारों से इन्हें घेर दिया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मकान में सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था, एक ही प्रवेश द्वार था, और उसी प्रवेश द्वार के द्वारा ही उस जिगुराट महल के अंदर में जाया जा सकता था। अब इसका प्रयोग जो करते थे, माना जाता है कि इस तरह के महल का या इस तरह के मंदिर का प्रयोग खजाने को छुपाने या स्टोर हाउस, वेयर हाउस के रूप में किया जाता था। द सुमेरियन वर्कशिप द मल्टीपल गॉड। बोला जो सुमेरियन लोग थे, मेसोपोटामिया में जो सुमेरियन लोग या सुमेरियन सभ्यता का जो उदय हुआ था, जो सुमेरियन जगह पर या उस जगह पर जो लोगों का विकास हुआ था, वो मल्टीपल गॉड की पूजा में विश्वास करते थे। वो वर्कशिप करते थे, पूजा करते थे, एक नहीं बल्कि बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। अब किन किन देवी देवताओं को? तो जनरली ये समझते थे कि हम पूजा करके, यानी कि वो सुमेरियन लोग पूजा करके नेचुरल फोर्स यानी कि प्राकृतिक आपदाओं, फ्लड्स, विंड जैसे चीज़ों पर वो कंट्रोल कर सकते हैं। इन चीज़ों पे वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो पूजा करेंगे तो वो प्राकृतिक आपदाओं जैसे शक्तियों पर नियंत्रण रख सकते थे। प्रत्येक देवी देवता, और कह सकते हो कि साथ ही साथ वो प्रत्येक देवी देवताओं के लिए भी उन्होंने अलग अलग मंदिरों का भी निर्माण किया था। देखिए, बिल्ट टेम्पल फॉर ईच ऑफ देम, बोला कि वो पूजा तो करते ही थे, और वो साथ ही साथ हर एक देवी देवताओं के लिए उन्होंने अलग अलग मंदिर का भी निर्माण किया था। इनका मानना था कि वो पूजा करके नेचुरल फोर्स यानी कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे फ्लड हो गया या आंधी तूफान हो गया, इस तरह के आपदाओं पर वो कंट्रोल कर सकते थे। इसीलिए वे उनकी पूजा करते थे, प्राकृतिक पूजा करते थे, और हर एक चीज़ के लिए, हर एक भगवान के लिए मंदिरों का निर्माण भी किया था उन्होंने। टेम्पल प्लेस एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इन द पीपुल्स लाइफ। बोल रहा है सुमेरियन लोगों के लाइफ में टेम्पल का बहुत ज़्यादा महत्व था, टेम्पल बहुत ज़्यादा महत्व था। वो टेम्पल को क्या कह सकते हैं कि मंदिरों को पर ही उनकी जीवन आधारित थी, क्योंकि उनका मानना था कि मंदिर में जो भगवान होते हैं वो उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो इसीलिए टेम्पल का रोल वहाँ के लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ईच सिटी बिल्ड द ग्रैंड टेम्पल इज कॉल्ड जिगुरुट। बोला हर सिटी में जहाँ भी जाएंगे वहाँ हर एक छोटे बड़े सिटीज़ में एक जिगुराट रहा करता था, एक जिगुराट रहा करता था। अभी जो हमने ऊपर इमेज देखा जिगुराट, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मंदिर बनाई गई थी, तो ऐसे ही हर एक सिटी में वहाँ पर एक
टेम्पल बनाया गया था जिगुराट। अब इसी से हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग जो थे वो भगवान को पूजते थे। और इस मंदिर के हर एक शहर में बनने का यह भी मतलब हो सकता है होता है कि वहाँ के लोग मंदिर को बहुत विशेष स्थान दिया करते थे। बोल रहा है कि टेम्पल जिगुराट फॉर द चीफ गॉड, और बोल रहा है ये जो जिगुराट हुआ करता था, जिगुराट हुआ करता था, वो उनके प्रमुख भगवान के लिए, प्रमुख देवता के लिए वह जिगुराट का निर्माण करते थे और इसके लिए भव्य मंदिर बनाते थे और शहर इसी मुख्य मंदिर के चारों ओर विकसित होता था। और इतना ही नहीं, जो सिटीज थी वो इसके चारों ओर, इसी मंदिर के चारों ओर बसी हुई रहती थी, इस मंदिर के आसपास ही रहती थी। ऑल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चरिस्ट ट्रेड एंड द ट्रांसपोर्ट गुड वेयर टाइड टू द टेम्पल अथॉरिटी। बोल रहा है जो टेम्पल के जो प्रमुख हुआ करते थे, टेम्पल के जो पुजारी हुआ करते थे, कहते थे वो कृषि पर, व्यापार पर, माल परिवहन पर, जैसे सभी आर्थिक गतिविधियों पर मंदिर का अधिकार होता था। मंदिर के द्वारा ही वहाँ पर निष्कर्ष निकाले जाते थे, या मंदिर के द्वारा ही वहाँ पर गवर्नर चलाए जाते थे। वहाँ पर सरकार जो थी या उनकी जो अपनी गवर्नमेंट बॉडीज थी वो मंदिर के द्वारा ही चलती थी। साथ ही साथ पवित्र मंदिर में प्रवेश केवल उच्च पुरोहित और पूरा पुजारनियों तक ही सीमित था, जो संभवतः शासक वर्ग का हिस्सा थे। मेसोपोटामिया समाज में मौजूद जो सामाजिक जो थी वो हेरिक हेरिक्रेसी के अनुसार चलती थी, या कह सकते हो कि पदानुक्रमण के अनुसार चलती थी। हेरिक्सी पदानुक्रमण के साथ चलते थे, यानी कि वहाँ पर जो लोग हुआ करते थे, जो मंदिर जो हुआ करते थे, उस मंदिर में घुसने के लिए जो प्रमुख पुरोहित होते हैं या उनकी जो पुरोहितनी होती है, पुजारिन होती हैं, उन्हीं को केवल मिलता था कि वो ही केवल मंदिर में जा सकते थे। कुछ प्रमुख लोगों को ही मंदिर में जाने का प्रवेश मिलती थी, मंदिर में जा सकते थे। और ये अंदाज़ा लगा जा सकता था कि जो रूलिंग क्लास होते हैं, जो पुरोहित वो लोग थे या फिर जो शासक वर्ग जो थे, उन्हें ही मंदिर में जाने की अनुमति होती थी। और ये लोग मेसोपोटामिया सभ्यता में पूरी तरह से समझ लीजिए कि एज ए गवर्निंग बॉडी वहाँ पर काम करते थे। और इनकी जो कह सकते हो कि इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो पदानुक्रम व्यवस्था, यानी कि जो राजा का बेटा जो रहेगा वही राजा बनेगा, जो पुरोहित का बेटा रहेगा वही पुरोहित बनेगा, और वही उस मेसोपोटामिया सभ्यता पर शासन करेगा या उसी के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाएगी। बोल रहा है द सिटीज़ वी आर लार्ज सेटलमेंट। बोल रहा वहाँ की जो बस्ती सिटियाँ थी वो बहुत बड़े बड़े कस्बे में थी। वहाँ के जो सिटियाँ थी वो बड़े बड़े कस्बे में थे, और उसमें खूबी ये था कि वहाँ के जो राजा हुआ करते थे या जो प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे वो रहते थे एक बड़े से पैलेस में, बड़े से महल में रहा करते थे, बड़े से महल नुमा आकार में रहा करते थे। और साथ ही साथ जो छोटे लोग हुआ करते थे, यानी कि जो गरीब लोग हुआ करते थे, उनके मकान स्मॉल ब्रिक्स के बने होते थे, यानी कि छोटे मकान हुआ करते थे और ईंटे के मकान बनते थे। द लिव्स ऑफ द पीपुल मोस्टली सेंटर्ड अराउंड द फार्मिंग। वहाँ पे जो लोग रहा करते थे वो जनरली फार्मिंग के से जुड़े हुए थे, खेती करते थे, खेती के आसपास ही इनका या कहते थे मेजर इकोनॉमिकल मेजर ऑक्यूपेशन उनका खेती ही था। उसके बाद कुछ और लोग भी वहाँ पर रहा करते थे, जैसे सर्वल क्लास क्राफ्टमैन, यानी हाथ से बनाने वाले, जैसे मेटल वर्कर्स, धातु निर्माण करने वाले लोग, पोएट्री, मिट्टी से बर्तन बनाने वाले लोग, कुछ कपड़े व्यवसाय भी रहते थे जो कपड़े बनते थे। और साथ ही साथ वहाँ पर प्रोफेशनल्स लाइक मर्चेंट और ट्रेडर्स भी वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। मर्चेंट व्यापारी और सौदागर लोग भी वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे मेसोपोटामिया सभ्यता में।